नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग झारखंड का इतिहास इसको समझेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इसको समझेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अगर देखें इसके ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेज देखते हैं, तो प्राचीन काल से लेकर के ही वर्तमान काल तक झारखंड का जो इतिहास है और उसकी जो समृद्धि है वो काफी समृद्ध रही है। झारखंड का जनजातीय समाज जो है और यहाँ के इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। झारखंड के इतिहास को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसके तीन रूप जो है या इसके स्रोत जो है, इसके तीन स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन? पहला है पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, दूसरा क्या है साहित्यिक, लिटरेचर, और तीसरा क्या है कि विदेशी यात्रियों के वितरण या विवरण बोल सकते हैं इसको। तो डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स जो है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोत है इसको समझेंगे। तो इसके तहत अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक एवं भवन आदि शामिल है। साथ ही पुरातात्विक स्रोतों में देखा जाए तो पुरापाषाण का स्थल जो है वो बोकारो के हस्त कुठार और पलामू जिले के भगनाडीह रमना से मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 2050 ईस्वी पूर्व के अशोक के 13वें शिलालेख से में देखा गया है कि अटावी जो शब्द है या अटवा बोल सकते हैं, जो जंगली क्षेत्र शब्द का उल्लेख भी मिला है और यहाँ के जनजातीय समुदाय के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चतरा जिले के प्रतापपुर स्थित कुंदा का किला, पलामू के चेरो वंश द्वारा निर्मित पलामू का नया और पुराना किला जो है ये भी शामिल है। साथ ही गुप्त वंश के शासक जो थे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंडू देश कहा गया है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत देखें तो इसके तहत वैदिक और गैर वैदिक दोनों शामिल है। तो वैदिक में क्या देखेंगे हम लोग, तो वैदिक में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। ठीक है, वायु पुराण में हम इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। इसे भागवत पुराण में इसे किक्किट प्रदेश कहा गया है और महाकाव्य ग्रंथ महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक देश भी कहा गया है। और इसी ग्रंथ में देखा गया है कि पशु भूमि के रूप में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। पूर्व मध्य कारक में संस्कृत काव्य में छोटा नागपुर का कलिंद देश के रूप में उल्लेख किया गया है। तो दूसरी ओर अगर हम लोग देखें कि गैर वैदिक साहित्य में, तो इसमें मुगल कालीन ग्रंथ आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा रचित है, इसमें झारखंड को क्या कहा गया है कि खंकारा या कोकरा प्रदेश कहा गया है। ठीक है, खंकारा या कोकरा प्रदेश। ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि मुगल काल में झारखंड क्षेत्र जो है वो खुखरा या कुकरा कहलाता था। ठीक है, अबुल फजल के अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में इस क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, साथ ही हम क्या देखते हैं कि इसमें कबीर दास के दोहे और मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत जो है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या समझेंगे कि विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उसको भी हम लोग आगे इसमें देखेंगे। अगर आगे हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण देखते हैं तो इसमें यूनानी यात्री जो है टॉलमी, इसने झारखंड को मुंडल प्रदेश यानी मुंडल देश से संबोधित किया है। कौन सा? मुंडल देश। चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुट लाड़ कहा है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग ने छोटा नागपुर के लिए कौन सा शब्द किया है? किलो ना सूफा लाना तथा कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइलाना से संबोधित किया है और इसके पहाड़ी अंचल जो है उसको दामिन एकोह कहा है। ठीक है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, ईरानी धर्माचार्य जो है मुल्ला बहबहानी,
कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत में छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन किया है। आगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल जो है इसके अंतर्गत हम इसको जानेंगे। तो प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल जो है, प्री हिस्टोरिक एज जो कहते हैं इसको, और यह इतिहास का वह कालखंड है जब मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन कि लेखन कला के प्रचलन में ना आने के कारण ये जो उस काल का कोई भी लिखित वर्णन जो है वो उपलब्ध नहीं है। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, साथ ही खिलौनों से प्राप्त होते हैं। और इस काल में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों की जो सघनता ऐसी थी कि दिन में भी साफ साफ देखना मुश्किल था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी झारखंड का जो क्षेत्र था वो बाहरी रूप से अलग नहीं था। झारखंड की भौगोलिक स्थिति ने इस क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचाया है। यहाँ पे कैमूर और विंध्यन पर्वत की जो श्रेणियां हैं वो उत्तर से होने वाले आक्रमणों से इसे सुरक्षा कवच प्रदान किया। साथ ही क्या देखते हैं कि झारखंड में इतिहास का जो प्रारंभ है वो पाषाण काल से माना जाता है। यह वह कालखंड था जब लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए, जैसे मिट्टी की खुदाई, पशुओं के शिकार के लिए पत्थरों से निर्मित औजारों और उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो है या पूर्व पाषाण काल जो है, इस काल में यह क्षेत्र सघन जंगलों से भरा हुआ था। और इस भरे होने के कारण क्या था कि दिन में भी अंधेरा के जैसा ही लगता था। और इस काल के लोगों का जीवन जो था पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। ये लोग अग्नि के प्रयोग से भी अनभिज्ञ थे। ठीक है, इस समय उन स्थानों की भांति ही झारखंड में ऐसे लोगों का निवास था जिन्हें आदि मानव या अर्ध मानव कहा जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस काल में प्रयुक्त औजारों और उपकरणों में से पत्थर की कुल्हाड़ी के फलक, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर की टुकड़े के पुरातात्विक अवशेष जो हैं सिंहभूम में, रांची में, संथाल परगना तथा हजारीबाग के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को अगर देखा जाए तो इस काल में जितने भी प्रयुक्त होने वाले उपकरण थे उसके आकार छोटे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। ठीक है, और इस काल के उपकरण के जो अवशेष हैं सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साथ ही नव पाषाण काल जो है या उत्तर पाषाण काल, इस समय प्राप्त पत्थर के औजार जो हैं वो गहरे ट्रैप यानी कि डार्क ट्रैप बॉक्स बने हुए थे, जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की हुई थी। ठीक है, साथ ही उस समय तक क्या हुआ था कि पाषाण कालीन सभ्यता का जो था वो विकसित हो चुकी थी। जो मनुष्य थे वे शिकारी या पशुपालक से आगे निकल करके खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बन गया था। अब वह खाना बदोश वाले जो जीवन जो था उसको त्याग करके स्थायी पूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, इस काल में मनुष्य को बर्तन बनाने की तकनीक का ज्ञान भी हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इस काल में लोगों ने अग्नि का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया। और इस काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं। और इन 12 प्रकार के हस्त कुठार जो हैं इनमें से लगभग सभी प्रकार के हस्त कुठार जो हैं वो झारखंड के छोटा नागपुर में पाए गए हैं। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में इस काल से प्राप्त जितने भी अवशेष हैं वे उससे विस्तृत जानकारियां तो नहीं मिली है, लेकिन आदि मानव जीवन के साक्ष्य और उसके होने का और उनके होने में उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास अगर हम लोग देखते हैं तो कैमूर और विंध्यन पहाड़ियों से घिरा हुआ झारखंड जो है वो प्राचीन काल में सघन वनों से परिपूर्ण क्षेत्र था। और इन वनों में अनेक प्राचीन जनजातियां निवास करते थे, जिनमें असुर, खरिया और बिरहोर जो थे वो प्रमुख थे। इसके बाद यहाँ पर हो, मुंडा, उरांव, कोरवा, चेरो, खरवार, भूमिज
और संथाल जनजातियां ने भी शरण ले ली। इस तरह अगर देखा जाए तो जनजातियों का ऐतिहासिक क्रम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, खड़िया, फिर उसके बाद बिरहोर, असुर, कोरबा, मुंडा, उरांव, हो, चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल। ठीक है, साथ ही हम क्या देखते हैं कि खड़िया और बिरहोर जो है वो देखा जाए तो कैमूर की पहाड़ियों से होकर के छोटा नागपुर में प्रविष्ट हुई थी। मुंडा जनजाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग मध्य भारत में आर्यों के आगमन के बाद वहां से पलायन करके छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर के बस गए थे। ठीक, साथ ही हम क्या देखते हैं कि मुंडा जनजाति के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए हुए थे तथा कुछ समय तक दक्षिण बिहार के रोहतास में जाकर के रहे भी थे। साथ ही उरावों को अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का निवासी माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो भाषाई आधार पर उरावों की जो बोलचाल थी और कन्नड़ और तमिल शब्दों में देखा गया है तो काफी समानता थी। उराव लोग दक्षिण भारत में घुमक्कड़ी करते हुए रोहतासगढ़ पहुंचे थे और मुसलमान के आक्रमणों के बाद वे छोटा नागपुर आ गए थे। ठीक है, रोहतासगढ़ से निकाले जाने के बाद उरांव जनजाति जो है और उसके लोग जो है दो शाखाओं में बढ़ गए थे। एक मालेर जनजाति के लोग बन गए जो इसी के वंशज हैं। ठीक है, संथाल परगना का क्षेत्र देखा जाए तो प्राचीन काल में नारीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथ ही देखते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में सभी जनजातियां जो थी वो आके बस चुकी थी और छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म से समृद्ध कई अवशेष जो है झारखंड के कई क्षेत्रों में पाए गए हैं। धनबाद के दलमी में बुद्धपुर के बौद्ध स्मारक जो है वो प्रमुख है। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि झारखंड में देखा जाए तो अनेक स्थलों में बुद्ध की मूर्तियां भी मिली है। गुप्त वंश के झारखंड क्षेत्र में प्रवेश के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म अपने पूरे प्रभाव में था। गुप्त वंशीय शासकों ने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया और बाद में क्या हुआ कि गौंड शासक शशांक जो कि एक शैव था ने छोटा नागपुर सहित इन क्षेत्रों पर लंबे समय तक शासन किया था। शशांक जो था वो कन्नौज का शासक था और उसने अपनी शक्ति के बल पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीत लिया था। ठीक है, गौंड शासक शशांक जो थे वे एक कट्टर शैव था। उसने छोटा नागपुर से बौद्ध धर्म का पूरा कहा जाए तो पूर्ण रूप से नाश करने के लिए बौद्धों के उत्पीड़न की जो नीति थी उसको अपनाई और यहाँ तक कि बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो शशांक ने सभी बौद्ध मंदिरों को तुड़वा करके हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया और साथ ही उन्होंने 10वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। तो झारखंड क्षेत्र में जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार हुआ। यहाँ का मानभूम जैन सभ्यता जो है और संस्कृति जो है उसका प्रमुख केंद्र बना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ को पारसनाथ या पार्श्वनाथ जो है वो पहाड़ी पर 8वीं सदी पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ था। साथ ही हम क्या देखते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी को समदेव शिखर के नाम से भी जाना जाता है जो वर्तमान राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है और राज्य का सबसे ऊंचा कहा जाए तो 1370 मीटर उसकी लंबाई है जो मंदिर है। झारखंड के मौर्य वंशी शासक में देखा जाए तो अशोक के 13वें शिलालेख में अटावी या अटवा नाम का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि समुद्रगुप्त और शशांक के अलावा पड़ोसी शासकों की भी इस क्षेत्र में काफी दृष्टि पड़ी। इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के देखा जाए तो उनका नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो मुंडा राज्य जो है जिसको सुतिया नागखंड भी कहा जाता है और यहाँ के जनजातियों में मुंडाओं की प्रधानता थी। राज्य निर्माण का कार्य भी सर्वप्रथम इन्होंने ही शुरू किया था। रिया मुंडा जो थी वो नेता था
जिसने इस क्षेत्र में जनजातीय राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की। इसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। सुतिया ने नव स्थापित राज्य का नामकरण भी किया, सुतिया नागखंड। ठीक है, उसने अपने राज्य को 7 गढ़ों में विभाजित किया। और ये कौन कौन से राज्य थे? ये थे लोहागढ़ यानी लोहरदगा, हजारीबाग, पालुनगढ़ पलामू को, मानगढ़ मानभूम को, सिंहगढ़ सिंहभूम, केसलगढ़ और सुरुजगढ़ यानी सुरगुजा। इन 7 गढ़ों को उसने 21 परगनों में विभक्त किया था और इनमें से कुछ परगनों के नाम जो है आज भी पूर्ववत हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सुतिया पाहुन द्वारा स्थापित यह राज्य जो है प्राय देखा जाए तो संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में विस्तृत था, लेकिन यह राज्य स्थायी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रचार प्रसार के साथ साथ क्या हुआ कि आर्य जातियां इस क्षेत्र में आने लग गई थी। छोटा नागपुर कोकरा के नागवंश। ठीक है, तो छोटा नागपुर खास जनजातियों का प्रमुख क्षेत्र था और यहाँ जो स्थापित नागवंश का संपूर्ण छोटा नागपुर जो था वो प्रमुख स्थान था। उसमें खुखरा नागवंश की प्रथम राजधानी थी और इस वंश की स्थापना जो है वो 10वीं शताब्दी में मानी जाती है। फनी मुकुट राय इस वंश का प्रथम शासक था और अपने समकालीन अनेक राजाओं को इसने परास्त भी किया। सुतियांबे को इसने अपनी राजधानी बनाया और वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसने अपने शासनकाल में कई गैर आदिवासियों को आमंत्रित करके अपने राज्य में बसाया और उसके उदार व्यक्तित्व का जो बाद में परिचायक बनाए। और इस वंश के चौथे शासक प्रताप राय ने राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित कर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर चुटिया में स्थापित की और इसी वंश के शासक भीमकर्ण ने चुटिया की जगह पर खुखरा को अपनी राजधानी बना दिया क्योंकि चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के निकट था और इस राजा का जो रक्सैल राजा के साथ युद्ध हुआ जिसमें इसकी विजय हुई। आगे हम लोग पलामू के रक्सैल वंश जो है उसको समझेंगे। तो पलामू और उसके दक्षिणी पूर्व भाग पर रक्सैलों का आधिपत्य था। ये अपने को हेहेई वंशीय राजपूत कहते थे। क्या कहते थे? हेहेई वंशीय राजपूत। और उनका शासन जो था बहुत ही लंबा चला। बाद में वे चेरों के द्वारा हारे गए थे। सुरगुजा जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है पर भी रक्सैलों की भी एक शाखा का शासन था और इस काल में खरवार, गोंड, किसान, कोरवा और पहाड़िया पलामू की प्रमुख जनजातियां थी। साथ ही इनमें खरवारों की संख्या जो थी वो अधिक थी और सरगुजा से लगे पहाड़ी क्षेत्र पर इनका एकाधिकार भी था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चेरों के आगमन पर पलामू पर रक्सैलों की प्रधानता बनी रही। रक्सैलों ने देवगन और मुंडेल में अपने किले बनवाए और वहीं इन्होंने अपना मुख्यालय भी बनाया। सिंहभूम का सिंह वंश जो है तो सिंहभूम को पोरहाट या पोराहाट के सिंह राजा की भूमि कहा जाता है। इनके नाम के विषय में सिंह वंश और हो जनजातियों में मतभेद है। सिंह वंश के लोगों का क्या कहना है कि इस क्षेत्र का नामकरण जो है सिंहभूम उन्होंने ही किया है, जबकि हो जनजाति के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इस क्षेत्र का यह नाम जो है सिंहभूम जो है उन्होंने अपने देवता सिंह बोंगा के नाम पर रखा है। ठीक है, सिंहभूम के सिंह राजा के विषय में कई सारे मतभेद देखा जाए या अभिमत भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ इनके 2 शाखाओं के शासन करने का उल्लेख मिलता है। प्रथम शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था और इस शाखा का शासन जो था काल समय जो था वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक माना जाता है। ठीक है, इसके विषय में क्या कहा जाता है कि ये पश्चिमी भारत से आए और राठौर वंश के राजपूत थे। इन्होंने पोरहट राज्य की स्थापना भी की। ठीक, इसकी दूसरी शाखा जो है उसका शासनकाल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होता है और इन शाखा के प्रथम शासक जो है के रूप में दर्प नारायण सिंह के जो नाम जो उल्लेख में मिलता है।
और इसी शाखा से एक शासक काशीराम सिंह जो है के काल में बनोई क्षेत्र में पुरहट के नाम से कई राजधानी की स्थापना हुई। काशीराम के उत्तराधिकारी थे अच्युत सिंह थे के समय में राज्य की आराध्य देवी के रूप में पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और सिंह वंश की दूसरी शाखा का 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी और निरंकुश था, जिसके कारण भूइयां लोगों ने विद्रोह भी किया था। आगे हम लोग जानेंगे मानभूम या राजवंश क्या है। ठीक है, तो मान राजाओं का राज हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। गोविंदपुर धनबाद जो है उसमें उसके कवि गंगाधर द्वारा रचित शिलालेख एवं हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान में 8वीं सदी के शिलालेख में उनका उल्लेख मिलता है। आगे जानेंगे हम लोग रामगढ़ राज। ठीक है, तो रामगढ़ राज की स्थापना कब हुई? 1368 ईस्वी के लगभग। किसने किया? तो बाघदेव सिंह ने किया। किसने की थी? बाघदेव सिंह ने अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ। यह नागवंशी राजा के सेवा में थे। कालांतर में बाघदेव सिंह और उसके भाई सिंहदेव सिंह जो हैं का नागवंशी राजाओं के साथ मतभेद भी हुआ। नागवंशी राजा से अलग होकर के ये लोग कर्णपुरा आ गए और यहाँ पर स्थानीय राजा को पराजित किया और कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। दोनों भाइयों ने लगभग 21 परगनों पर कब्जा किया और उन लोगों ने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया और बाद में राजधानी बदल करके पुरदा, फिर बादम, उसके बाद रामगढ़ चली गई। तो इसमें क्या देखते हैं कि 1772 ईस्वी में सिंहभूम वंश के तेज सिंह ने रामगढ़ के राजा बने और उन्होंने अपने शासन का संचालन इचाक से किया। ठीक है, फिर 1880 ईस्वी में देखते हैं कि शुरुआत में रामगढ़ राज एक तीसरे वंश के राज में चला गया और इस वंश के प्रथम राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे। वे इस वंश की राजधानी रामगढ़ से हटा करके हजारीबाग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पदमा में स्थापित कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पदमा में एक राजप्रसाद का भी निर्माण किया गया जो आज भी विद्यमान है। कामाख्या नारायण सिंह जो हैं 1937 ईस्वी में रामगढ़ की गद्दी पर बैठे और इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में ही रही। 1368 ईस्वी में बाघदेव द्वारा स्थापित रामगढ़ राज बिहार राजभूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। रामगढ़ राज की राजधानियों का क्रम जो है क्या होगा? सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा। इस तरह हम इसको देख सकते हैं। आगे क्या जानेंगे हम लोग? पलामू का चेरो वंश। ठीक है, तो पलामू का चेरो वंश जो है वो छोटा नागपुर के नागवंशी और मानभूम के पंचायत राज्यों की तरह ही महान राजवंश था। चेरो वंश की स्थापना जो है भागवत राय ने की थी और इस वंश के राजाओं का राज क्षेत्र जो था वो पलामू था। आगे हम लोग क्या जानेंगे? सिंहभूम का धाल वंश जो है। ठीक है, तो सिंहभूम के ढाल भूम या धाल भूम जो क्षेत्र जो है इसमें धाल राजाओं का जो था शासन हुआ था और धाल राजा जो थे मुख्य रूप से धोबी थे और वे नर बलि चढ़ाते थे। पंचायत के राजा भी धोबी ही थे। उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और इसी विवाह से उत्पन्न बालक ने धालभूम राज्य की स्थापना भी की। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।